हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। घर पे भी सब बढ़िया। सो आज हम करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। सो अब तक हमने क्या किया था? अब तक हम देख रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन। सो इन वन डायमेंशन हम क्या करते थे? या तो हम आगे जा सकते थे या हम पीछे जा सकते थे बाय टेकिंग अ सेंटर। सो इन वन डायमेंशन वी कैन हैव डिस्प्लेसमेंट एज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब हम प्लेन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। ये चार डायरेक्शन होंगी टू डायमेंशन में। लेकिन अगर हम बात करें थ्री डायमेंशन की, सो थ्री डायमेंशन में क्या होगा? थ्री डायमेंशन में हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास है, क्या बोलते हैं, एक बॉक्स। बॉक्स में अगर हम बीच में खड़े हैं तो उस टाइम पे अपने पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? ये बॉक्स है और हम कहीं इसके बीच में हैं, तो हम इस साइड भी जा सकते हैं, उस बॉक्स की उस डायरेक्शन में भी और नीचे भी। इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। समझे? तो सिंगल डायमेंशन को करने के लिए वी नीड वेक्टर इन वन डायमेंशन विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी विद डायरेक्शन। ओके। सो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर सम क्या होता है, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में क्या फर्क है, कब हम यूज करते हैं? जब दो सेम दो वेक्टर्स ए और बी सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहे हो, उस टाइम में पैरेललोग्राम यूज करेंगे। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी, जहां पे वेक्टर ए खत्म हो रहा है वहां से वेक्टर बी ओरिजिनेट हो रहा है, देन फॉर एडिशन वी यूज ट्रायंगुलर लॉ। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देन मूविंग टू मोशन इन ए प्लेन। जो अब तक हमने डिफाइन किया है मोशन इन वन डायमेंशन, उसी को फर्दर एक्सपेंड करेंगे कि प्लेन्स में जब हम मूव करते हैं तो उस टाइम पे कैसा मोशन होगा। देन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस that we did in one dimension we will move further in two dimension। और लास्ट में हम करें सर्कुलर मोशन। लेकिन जो आज की वीडियो होने वाली, अभी ये जो वीडियो है, इसमें हम ये तीन चीजें डिफाइन करेंगे और वो भी डिटेल्ड वे में। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अब तक जैसे आप सभी ने देख ही लिया होगा, समझ भी लिया होगा, जैसे कि आप नाइन्थ क्लास में पढ़ते हो। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड से क्या समझते हो आप? मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई एक सर्टेन अमाउंट, उसको कह सकते हो अमाउंट, या फिर कुछ सर्टेन न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे इसका कोई एग्जांपल करें तो, जैसे कि अगर हम देखें कि 5 किलोमीटर हमें चलना है, सो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलना है ये हमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। सो जो 5 किलोमीटर है, ये जो पांच न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखा रही है। समझ आया? और इसमें अगर हम बोल दे 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हमने डायरेक्शन बता दी कि नॉर्थ में चलना है आपको 5 किलोमीटर। सो ये जो दो कंबाइंड क्वांटिटीज है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको ही हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ आया? सो मैग्नीट्यूड वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको बताती है कि कोई भी क्वांटिटी कितनी है। जैसे 5 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस हो गया। अब मैं कहूँ ये पेन कितना है, तो इसमें आप कह सकते हो 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है इसकी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
अब इसके बाद स्पीड, अगर हम बोलते हैं कि हम टुवर्ड्स नॉर्थ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे, सो टुवर्ड्स नॉर्थ प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी बताई गई है। सो उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का और क्या डिफरेंस है? जैसे कि अब तक आप पढ़ते आए हो मैथमेटिक्स, आज तक जो पढ़ते आए हो, तो उसमें क्या करते थे, जैसे हमें करना होता था 5 + 10 इक्वल्स टू 15। सो 5 इज अ स्केलर मैग्नीट्यूड और 10 इज ऑल्सो ए मैग्नीट्यूड। सो 5 + 10 इज इक्वल्स टू 15। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स जो एडिशन होते हैं, वही हम स्केलर एडिशन में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि राम मूव्स टुवर्ड ईस्ट 5 किलोमीटर एंड आफ्टर 5 किलोमीटर he turned back and travels 2 kilometers. So how much is the distance? I am not talking about displacement, it is distance. So राम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसमें अगर हम देखें 5 + 2, क्योंकि 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर से वापसी 2 किलोमीटर आना, तो टोटल डिस्टेंस जो है 5 + 2 किलोमीटर्स। सो वेक्टर क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट सम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्ट सम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट होती है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये राम वाला एग्जांपल लें, जो यहां से 5 किलोमीटर चला, फिर वापसी 2 किलोमीटर आ गया। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो हम साइन कन्वेंशन डिफाइन करते हैं कि अगर +x में जाएगा तो प्लस, -x में जाएगा तो माइनस, +y में प्लस, -y में माइनस। समझे? सो अगर राइट साइड गया है, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट पे गया है, देन B to C आया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? A to B जाने में +5 प्लस, अब B to C आने में ये आया है लेफ्ट साइड में -x के साइड, सो -2 इक्वल्स टू 3। गॉट माय पॉइंट? ये तो हो गया 1 डायमेंशन का केस, लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन में देखें, तो ये हो गए 2 डायमेंशन। इसमें अगर हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन से मान लो, इफ ए स्टेट दैट राम मूव्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर, सो 5 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर गया, और इसके बाद हम बोलते हैं कि राम इस डायरेक्शन में आ गया। हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? शायद बीच में आवाज़ चली गई थी। सो क्या बता रहा था मैं? हाँ, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम ऐसे डिफाइन करें कि पहले एक पर्सन 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया है, देन ही टर्न टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, सो हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो अब इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से 5 किलोमीटर गया, उसके बाद 5 किलोमीटर से नीचे आ गया 2 किलोमीटर, सो ABC। सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, A से C जो होगा वो होगा AB + BC। अब इसका एडिशन कैसे करें, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था कि ये सेम डायरेक्शन में है। सो इसका एडिशन करने के लिए
हम डिफरेंट लॉज का यूज करते हैं। अगर वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अगर एक वेक्टर खत्म हो रहा है देन सेकंड वेक्टर स्टार्ट्स, उस टाइम पे हम ट्रायंगुलर लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सो हियर वी यूज ट्रायंगुलर लॉ। समझ आया? अब यहां तक जाने से पहले कुछ एक प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके वेक्टर क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज में, चलो इसको इरेज करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में अगर हम किसी भी मैग्नीट्यूड और एक स्केलर, क्योंकि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, स्केलर का मतलब है एक क्वांटिटी, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी में, सो क्या आएगा? जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, सो ए अपना वेक्टर है, मान लेते हैं ये ए है, ओके। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 1, ये क्या हो जाएगा? अब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जो है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, मतलब ये जो वेक्टर ए है ये यहां से यहां तक ना होके 2 गुना हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा। सो इट विल बी 2a। जो ये ऊपर हम एरो लगा रहे हैं, ये जो एरो है, इस एरो को लगाने का मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम एरो नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मली ए लिख रहे हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझे बच्चे? अब इसके बाद आ जाते हैं आगे कि अगर हम, ये तो हो गया डायरेक्शन बदलेगी नहीं अगर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें ए को? इस केस में क्या होगा? अब जो -1 है, माइनस क्वांटिटी का मतलब है यही एक वेक्टर लेते हैं ए, -a का मतलब है इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो इट विल बी a एंड दिस विल बी -a। समझे? सो ये इम्प्लीकेशन है अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से। सो अगर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। समझे? अब देखो, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया। सिमिलरली अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर को तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 टाइम्स ऑफ ए। एम आई राइट? यस। जो वेक्टर क्वांटिटी ए है, अगर उसका मैग्नीट्यूड लेट इट बी 5 यूनिट है, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 50 हो जाएगा। समझे? ये है डिफरेंस और ये है कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद और क्या कह सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कैसे करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा ये वेक्टर क्वांटिटी? तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना होगा। ये अपना 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये है x, ये है y, ये है z। x के लिए जो हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं आपकी 11th 12th स्टैंडर्ड में, वो होता है i। y के लिए j, z के लिए k। सो बच्चों i j की नोटेशन है, लेकिन इसके ऊपर ये क्या लगा है? ये, इसको हम बोलते हैं कैप, क्राउन, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये नोटेशन होता है आपका एक यूनिट वेक्टर को नोट करने के लिए। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। समझे? अब इसके बाद आ जाते हैं कि हम एक वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे 3 डायमेंशन में। सो एक वेक्टर मान लेते हैं a, जो है अपना 5i + 6j + 2k।
इसमें अगर हम देखें आई के ऊपर मैग्नीट्यूड, इसको अगर हम फिजिकली रिप्रेजेंट करें तो आई के ऊपर मैग्नीट्यूड है 5, ये मान लेते हैं 5। अब 5 के बाद जे जो है वो है 6। ये पॉइंट हो गया, अब यहाँ पे हो गया। लेकिन ये तो हो गए 2 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में आने के लिए इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे की साइड इस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये एक वेक्टर ऐसे डिफाइन हो जाएगा। इसको समझो, ये अपना बॉक्स, ये x, ये y, ये जो डायरेक्शन है बाहर की साइड ये है z। तो x और y तो डिफाइन कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वेक्टर है ये हो गया ऐसे। लेकिन 2 यूनिट z भी है, तो z की वजह से ये ओरिजिन पे से स्टार्ट होके इसका टिल्ट हो जाएगा 2 यूनिट z में। समझ आया? ये ऐसे डिफाइन करते हैं वेक्टर को। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ i इसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसको डिफाइन करेंगे हम 25, 36 and 4. It will be I think 40, 50, 65. ओके, 65 जो है वो a का मैग्नीट्यूड है। अब a की जो क्वांटिटेटिव मतलब हाउ मच क्वांटिटी इट इज, उसकी वैल्यू है 65 रूट। अब इस वेक्टर को अगर हमें डिफाइन करना है इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर कैसे हो सकता है? कोई भी यूनिट वेक्टर जो है उसको हम डिफाइन करते हैं जब ऊपर डिनोमिनेटर में लेते हैं एक जिसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं वो वेक्टर, और उसको न्यूमरेटर में उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि इसको ऐसे समझो, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला, क्या नोटेशन बताई थी? क्राउन। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। इट विल बी 5i प्लस 6j प्लस 2k। इस कंप्लीट को हम डिवाइड कर देंगे 1/√65। ये यूनिट वेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, ये जो नोटेशन है ना बच्चों, ये जो 2 बार, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/65। 65 रूट में था, उसका स्क्वायर 65 प्लस 36/65 प्लस 4/65। टेकिंग द एलसीएम 65 और ऊपर भी सम हो जाएगा 65। 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज 1, इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझे? अब ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद हमने सीख लिया कि कैसे हम इसको डिनोट करते हैं वेक्टर को। 5i प्लस 6j प्लस 2k। गॉट इट? इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। अब अगर हम फिजिकली समझते हैं पहले 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ होते हैं। अब इसमें देखिए, अगर एक वेक्टर है a, कोई भी वेक्टर है, और एक वेक्टर है b, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, हमारा a वेक्टर है ये, b वेक्टर है ये, इसका सम जो होगा वो होगा a प्लस b। वेक्टर सम है, तो वेक्टर सम डायरेक्टली हम ऐड नहीं करते। तो वेक्टर सम क्या होगा, यहां से रिजल्टेंट बनेगा अपना, ये r वेक्टर, ये हो जाएगा a प्लस b। समझे? अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, ये ट्रायंगल बनाता है इसलिए इसको ट्रायंगुलर लॉ बोलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में अगर 2 वेक्टर p और q
सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब ओरिजिन पॉइंट सेम है, तो उस टाइम पे हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। अब इसमें एडिशन जो होगा वो कैसे होगा, इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक क्यू के अलोंग लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा अपना आर, जो कि इक्वल्स टू होगा पी प्लस क्यू। ये सही लिखा है मैंने? नहीं, इस पे वेक्टर क्वांटिटी लगानी बहुत जरूरी है, समझे? तो पैरेललोग्राम लो और ट्रायंगुलर लो में डिफरेंस समझ गए? फिजिकली क्या डिफरेंस होता है जब सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो और दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, पैरेललोग्राम लो। अगर एक वेक्टर खत्म हो रहा है और उसके जस्ट बाद अगला वेक्टर शुरू हो रहा है तो ट्रायंगुलर लो। अब अगर हम इसमें, ये तो हो गया एडिशन, लेकिन अगर हमें निकालना है a माइनस बी, सो a माइनस बी का क्या मतलब है, a प्लस माइनस बी। अब जैसे मैंने बताया था आपको, माइनस बी का मतलब है उसके जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा क्योंकि माइनस बी है, माइनस वन इंटू बी, सो मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। सो यहां से हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ये हो गया माइनस बी। अब इसको ऐड करना हो तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। देखो a और यह माइनस बी, दोनों को हमने क्या किया है, ऐड, समझ गए? सिमिलरली इसमें है पैरेललोग्राम लॉ में। अब अगर माइनस पी है ये, तो यहां से जो डायगोनल बनेगा वो क्या हो जाएगा, q माइनस पी। ये तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर मोस्टली क्या होता है कि जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं या जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके मोस्टली होते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, क्योंकि उनका ओरिजिन होगा सेम। सो इन डिटेल डेप्थ हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ को। अब इसमें देखो, ये जो एंगल बनेगा ये होगा थीटा, समझे? पी और क्यू के बीच में। अब ये एंगल नहीं, पी और क्यू के बीच में, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज थीटा। सो इसका हम डेरिवेशन पार्ट नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं थ्योरी इसकी, जो अपना डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। सो P प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस एंगल बिटवीन क्यू एंड p थीटा। समझ गए? ये हो जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब ये किस डायरेक्शन में है उसके लिए टेन थीटा लगा देते हैं हम। सो टेन थीटा जो हो जाएगा वो अपना क्या देगा, रिजल्टेंट। अब ये जो है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे आप, उसमें मोस्ट रेयरली होता है कि आपसे पूछा जाए कि एंगल कितना है। मेजर ऑफ द टाइम्स आपके पास एंगल गिवन होगा। कई बार होता है कि एंगल गिवन ना हो, उस केस में कैसे निकाल सकते हो आप एंगल? सोचो, अगर ये आपका एक थीटा एंगल है, ये रिजल्टेंट है, थीटा एंगल क्या होगा, टेन थीटा। यहां से यहां पर ये आपके पैरेलल लाइंस, तो इससे हम निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू। यहां से टेन थीटा इक्वल्स टू, इसको कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। सो सी बी अपॉन क्या होगा, ए बी। अगर इसकी वैल्यू निकालने लगे तो
कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ जाएगा। सो इसलिए हम इसकी वैल्यू अभी ड्राइव नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे हम इसका क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप निकालोगे तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये इसको थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं। ये P है, ये Q है, ये जो वेक्टर है ये भी Q हो जाएगा। ये एंगल P और Q में एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा Q साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा Q कोस थीटा। अब अगर यहां से ये थीटा एंगल है, टेन थीटा निकालना है, सो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू, अब इसमें देखा जाए तो टेन थीटा नहीं, टेन अल्फा निकालेंगे। अल्फा जो एंगल है वो आपका एंगल होगा किसका, रिजल्टेंट का। जैसे कि ये है अल्फा, रिजल्टेंट जो है वो P के कंपैरिजन में क्या किस डायरेक्शन में होगा। सो इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये है अल्फा एंगल, सो टेन अल्फा इक्वल्स टू, टेन अल्फा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर Q साइन थीटा अपॉन बेस क्या हो जाएगा P प्लस Q कोस थीटा, P प्लस Q कोस थीटा। इसलिए मैं कहता था ये आसान फॉर्मूला नहीं है। टेन थीटा तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, A और B की वैल्यू गिवन है। बाकी टेन थीटा की इसकी जरूरत होती नहीं क्योंकि थीटा एंगल अपने पास गिवन होगा। और इस थीटा एंगल को हम निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि ये थीटा एंगल किसके बीच में है, दो वेक्टर्स के। तो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं इसको, थीटा एंगल को। कैसे डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होती है वो हम अभी नेक्स्ट करते हैं। सो इसको अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस बी वेक्टर सम पैरेललोग्राम लो, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर। अगर रिजल्टेंट को मान लेते हैं एंगल बना रहा है अल्फा विद A, सो A के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है मतलब ये A है, ये B, ये रिजल्टेंट। सो जो अपना नेट रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। ये दो क्वांटिटीज हैं जो आपको याद रखनी। इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल हम आगे जब न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे उस टाइम पे कर लेंगे। सो ये तो हो गई आपकी वेक्टर सम की बात। अब इसके बाद आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि स्केलर में था, नॉर्मल स्केलर को क्या करते थे 5 इंटू 2 करते थे 10 आ जाता था, ये मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन था। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, वन इज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्केलर की होती है, इसका ये मतलब है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो है अपने पास स्केलर क्वांटिटी आती है एक, और क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसलिए हम इसको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का नोटेशन हो जाएगा डॉट, सो A डॉट B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है ये A और B के बीच का एंगल है, सो इसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाएगा A, यहां पे लगेगा क्रॉस B, इसको हम डिफाइन करते हैं A वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा और E
जो कि एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए और बी का परपेंडिकुलर। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए डॉट बी जो है उसको बताता हूं मैं। मान लो एक प्रोडक्ट है ए जो है ए आई A1i प्लस A2j प्लस A3 के। बी को अगर डिफाइन करते हैं B1i प्लस B2j प्लस B3 के। सो ए डॉट बी जो है वो आपका हो जाएगा जब आपके पास वेक्टर गिवन हो, उस टाइम पे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, मतलब जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। आई के कोफिशिएंट का आई के साथ, जे के कोफिशिएंट का जे के साथ, के कोफिशिएंट का के साथ। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब ए डॉट बी जो है वो इसके इक्वल भी तो है। सो ए डॉट बी को हम कह सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ये टर्म जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए बी कोस थीटा। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच का क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना है। अब वेक्टर गिवन है तो A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये वैल्यू आपके पास गिवन है, वहां से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो ये दो क्वांटिटी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इक्वेट करेंगे दोनों को तो यहां से थीटा एंगल आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी दो वेक्टर के बीच में आप एंगल निकाल सकते हो। अब अगर आगे देखो कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है। अब जैसे कि आपको बताया जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है उसमें आपके एट लास्ट वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब इसमें देखा जाए तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी, इसमें अगर मल्टीप्लाई किया है स्केलर में तो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। लेकिन वेक्टर में वेक्टर क्वांटिटी कैसे बन सकती है अभी बताते हैं। आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे डिटर्मिनेंट्स, वो क्या होता है, एक मैट्रिक्स जो है नॉर्मली जो वेक्टर होते हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म ही होती है। अगर हम देखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होता है डिटर्मिनेंट आई जे और के। अब याद है A1 A2 A3 B1 B2 B3 आई जे के यूनिट वेक्टर, A1 A2 A3 coefficient of A, this is the coefficient of I, this is the coefficient of J, this is the coefficient of K. Similarly these are the coefficient of B, I, J and K. So इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो इन क्वांटिटीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा तो होगा नहीं कि डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। सो आप कैसे सोल्व करोगे इसको। सो एक बेसिक सा बता देता हूं मैं आपको, बाकी आप डिटेल में कर लोगे। सो जैसे कि ये क्वांटिटी है, यहां से हम मोस्टली डिफाइन करते हैं। सो ये प्लस होती है, ये माइनस, ये प्लस, अल्टरनेटिव चलता है माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। जब आप यहां से स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगी माइनस क्वांटिटी, लेकिन हम इस लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस लाइन से स्टार्ट करेंगे तो बाकी निशान इरेज कर देते हैं हम। अब देखो यहां पे पहले लिखेंगे आई आई। अब इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस में ये माइनस A3 B2। अब इसके बाद अगले स्टेप पे माइनस जे, इस लाइन को छोड़ देंगे, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन B3 के साथ। सो A1 B3 माइनस A3 B1, नेक्स्ट क्वांटिटी प्लस के, A1 B2
माइनस B1A2। सो यहां पे आप देख रहे हो कि जो अपना रिजल्टेंट आया वो एक है वेक्टर क्वांटिटी, आई जे के वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करें। सो वेक्टर सम, वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब अगर इसमें कहा जाए कि आप एंगल निकालो, सो वेक्टर आपको गिवन है, एंगल निकालना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे क्योंकि वो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, डिटर्मिनेंट निकालना नहीं है। इसको आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि आपके पास कैसे गिवन होगा। मान लीजिए एक वेक्टर है, बहुत छोटा वेक्टर लेते हैं, आई माइनस जे प्लस के। बी जो है वो है आपका 2i प्लस 2k माइनस 1j। ये आपका एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब सबसे पहले तो निकाल लेते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ आई कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर √3। अब बी वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए ने कोफिशिएंट ऑफ आई इन बी 4, कोफिशिएंट ऑफ जे 1, कोफिशिएंट ऑफ के 4, क्योंकि जे का कोफिशिएंट ये है, इसका स्क्वायर 1, के का स्क्वायर ये हो जाएगा 3। ए और बी का आ गया है अपने पास मैग्नीट्यूड। अब निकालना है एंगल। एंगल अगर निकालना हो सो इनका कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस प्लस प्लस 2। क्यों, 2 का 2 से, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 1, इसका इससे मल्टीप्लाई 2। सो ये कितना हो गया 2 5। ओके, अब ये तो हो गया एक फॉर्मूला, लेकिन हमें पता है कि ए डॉट बी को हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड दो ही तो वेक्टर है। सो ये कोस थीटा। ए डॉट बी अपने पास आ गया 5, कोफिशिएंट ऑफ नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3, कोस थीटा। सो अपना कोस थीटा जो है वो आ जाएगा 5/3√3। इसको और भी डिफाइन करें, सो 5√3/9, मतलब इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 5√3/3, 9। थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 5√3/9। ये एंगल आ गया। ये हमने किया है डॉट प्रोडक्ट। अब करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल। इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। a इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, ये था अपना माइनस, सो माइनस हो जाएगा। बी वेक्टर जो था 2i माइनस जे प्लस 2k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, a क्रॉस b। याद है डिटर्मिनेंट i j k। i को क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 1, क्योंकि a क्रॉस b है। अब ये भी याद रखना है a डॉट b जो है वो इक्वल होता है b डॉट a, लेकिन a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता। तो अगर a क्रॉस b लिखा है तो पहले a के कोफिशिएंट फिर b के कोफिशिएंट 2 माइनस 1 2। अगर b क्रॉस a लिखा है, इसको अभी प्रूव भी कर देते हैं। अगर b क्रॉस a है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं साथ ही साथ। तो i j b की -1 2 1 माइनस 1 1, इसको दोनों को सोल्व करते हैं। सो क्या बताया था, i का पहले सेम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2 माइनस ये +1 माइनस j। इस लाइन को स्किप कर देंगे, इस लाइन को स्किप कर देंगे, तो क्या बचा 2 माइनस 2 प्लस k 2 माइनस 2 प्लस के, इसको स्किप इसको स्किप, ये -1 और +2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -i, ये हो गया 0,
प्लस, अब ये क्या हो गया के, सो ए क्रॉस बी, और अब निकाल दे बी क्रॉस ए, यहाँ पे आई, ये हो जाएगा -1 और इसको मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस 2 माइनस जे 2 - 2 प्लस के, ये लाइन स्किप, ये लाइन स्किप, इसमें हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल के आ गई है आपकी, क्या कि ए प्लस ए क्रॉस बी जो होता है वो नेगेटिव होता है बी क्रॉस ए के। सो अगर आपको ए क्रॉस बी दिया है और कहा गया बी क्रॉस ए निकालो, तो नेगेटिव साइन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, तो माइनस आई माइनस के, इसको करेंगे तो माइनस आई प्लस के हो जाएगा, जो कि आपका इसके इक्वल है। समझे? सो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हुआ कि आपके पास आया है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये आया है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट में एक स्केलर आया था। सो आज हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में मोशन से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? सो बच्चों अभी के लिए इतना ही, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन बाय।